आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प किताब की, सोफीज वर्ल्ड। इस किताब को लिखा है जॉस्टीन गार्डर ने, जो एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। वो पहले एक फिलॉसफी टीचर थे और उन्होंने ये किताब 1991 में लिखी थी। सोचने वाली बात यह है कि ये किताब पूरी दुनिया में बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बहुत फेमस हो गई। 60 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और मिलियंस में कॉपीज बिकी। सोफीज वर्ल्ड एक सिंपल नॉवल नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी है जहां एक 14 साल की लड़की सोफी धीरे धीरे दुनिया और खुद को समझना शुरू करती है। उसे कुछ अजीब लेटर्स मिलने लगते हैं जिनमें सवाल होते हैं जैसे हु आर यू, वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम। इन सवालों के जवाब खोजते हुए सोफी एक इनविजिबल टीचर से मिलती है, एल्बर्टो नॉक्स, जो उसे पूरी फिलॉसफी की हिस्ट्री सिखाते हैं। इस किताब का मेन थीम है सोचना, सवाल पूछना, चीज़ों को समझना और हर चीज़ के पीछे छुपे लॉजिक और मीनिंग को जानना। ये किताब हमें याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग जर्नी की। सोफी की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, जब वो स्कूल से घर लौट रही होती है। वो एक 14 साल की नॉर्मल लड़की है, नॉर्वे में रहती है और एक क्वाइट और सोचने वाली नेचर की है। वो जैसे ही अपने घर के गेट के पास पहुंचती है, उसे वहां एक अजीब सा लिफाफा मिलता है, बिना सेंडर के नाम के। लिफाफे में एक छोटा सा नोट है जिस पर लिखा होता है हु आर यू। सोफी इस सवाल से चौंक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर यह सवाल उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो सोचने लगती है कि ऐसा बेसिक सवाल कितनी बड़ी बात है। वो खुद कौन है? क्या वो सिर्फ एक स्टूडेंट है या कुछ और? वो इस थॉट में इतना डूब जाती है कि खुद को मिरर में देखती है और सोचती है कि क्या ये बॉडी ही उसकी आइडेंटिटी है। अगले दिन सोफी को एक और नोट मिलता है, वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो जाती है। ये सवाल भी उतना ही बड़ा होता है जितना पहला सवाल था। उसका दिमाग अब सवालों से भर गया है। क्या ये सब किसी ने सोचा समझा करके भेजा है? क्या ये कोई पजल है या फिर कोई उसे कुछ सिखाना चाहता है? यहीं से सोफी की जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जो उसे रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ से निकालकर एक बहुत ही गहरी और थॉटफुल दुनिया में ले जाती है। सोफी की माँ उसके बिहेवियर में चेंजेस देखती है। उसे लगता है कि सोफी डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं खोई रहती है। लेकिन सोफी अब एक नए तरीके से चीज़ों को देख रही होती है। वो खुद से छोटे छोटे सवाल पूछने लगी है, जैसे कि हम सोचते क्यों हैं, हम जिंदा क्यों हैं और दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। वो इन सवालों के जवाब अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है, पेड़ पौधों, जानवरों, आसमान और यहाँ तक कि अपने घर की दीवारों में भी। इस पहले चैप्टर में राइटर हमें यह समझाता है कि फिलॉसफी कोई ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। वही क्यूरियोसिटी जो बच्चों में होती है, लेकिन बड़े होते होते हम उसे खो देते हैं। सोफी एक सिंबल है उस प्योर क्यूरियोसिटी का जो दुनिया को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। गार्डन ऑफ ईडन का टाइटल भी सिंबॉलिक है। यह हमें बिब्लिकल स्टोरी की याद दिलाता है, जहां इंसान ने नॉलेज के लिए फॉरबिडन फ्रूट खाया था। वैसे ही सोफी भी अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां उसे दुनिया और खुद के बारे में बहुत कुछ नया सीखना है, लेकिन इसकी कीमत होगी अपनी पुरानी सिंपल लाइफ को पीछे छोड़ देना। सोफी अब उन रहस्यमय चिट्ठियों को लेकर बहुत उलझन में थी। कौन था जो उसे इतने गहरे और अजीब सवाल भेज रहा था? क्यों और कैसे? जब वह अगली चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, The only thing we require to be good philosophers is the faculty of wonder. अब सोफी खुद से पूछने लगती है कि क्या वह सच में वंडर यानी आश्चर्य की भावना रखती है। फिर वह एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में सोचती है, जैसे कोई मैजिशियन अपनी टोपी से अचानक एक खरगोश निकाल देता है। देखने वाला हैरान हो जाता है, तालियां बजाता है, लेकिन बच्चे उससे कहीं ज्यादा चौंकते हैं
क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें आश्चर्य होना बंद हो जाता है। हम हर चीज़ को नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे सूरज का निकलना, फूलों का खिलना, जीवन का होना। ये सब हमें सामान्य लगने लगता है। लेकिन असली फिलॉसफर वही होता है जो इन रोज की चीजों में भी वंडर महसूस कर सके। सोफी इन सब बातों को अपने माइंड में बार बार दोहराने लगती है। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है, आसमान को निहारती है और सोचती है, ये बादल कहाँ से आते हैं? हवा क्यों चलती है? इंसान बोलना कैसे सीखता है? इतने सारे सवालों के बीच वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। लेकिन उसी समय उसे एक अलग तरह की ताकत भी महसूस होती है, जैसे अब वह सच में देखने लगी है। वह खुद से कहती है, मैं एक खरगोश के रेशमी बालों में बैठी हूं और अब मैं ऊपर की ओर देख रही हूं। ये लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सब लोग बस नीचे ही देख रहे हैं? क्या वो इस जादू को महसूस नहीं कर पा रहे? वह इस सोच में डूब जाती है कि आखिर दुनिया का होना ही अपने आप में कितना बड़ा मिरेकल है। इस चैप्टर में सोफी उस माइंडसेट में प्रवेश करती है जिसमें वह दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना शुरू करती है, हर चीज को क्यूरियोसिटी और वंडर की नजर से। उसे यह महसूस होता है कि शायद असली जादू यही है कि हम सवाल पूछें बिना किसी डर के। और तभी उसे लगता है कि वह उस इनविजिबल टीचर के और करीब आ रही है, जो इन चिट्ठियों के जरिए उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा है। सोफी की जिज्ञासा दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। अब उसे चिट्ठियों में न सिर्फ सवाल मिल रहे थे, बल्कि जवाबों की तरफ इशारा भी होने लगा था। इस बार उसे जो लिफाफा मिलता है, उसमें उसे मिथ्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। सोफी यह सोचकर चकित रह जाती है कि पुराने जमाने में लोग लाइटनिंग, थंडर या सीजन्स को कैसे एक्सप्लेन करते थे, जब उनके पास साइंस नहीं थी। वो चिट्ठी बताती है कि प्राचीन समय में इंसान ने दुनिया की हर घटना को किसी देवता या अलौकिक ताकत से जोड़कर समझने की कोशिश की। जैसे बारिश ज़्यूस की वजह से होती थी, फसलें डिमीटर की वजह से उगती थीं, और समुंदर पोसाइडन के हाथ में था। सोफी को यह बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि लोग किसी भी अनजानी चीज से डरते थे और उसे समझने के लिए कहानियां बनाते थे। ये कहानियां ही मिथ्स थीं, कुछ ऐसी कहानियां जो एक कम्युनिटी, एक कल्चर को जोड़कर रखती थीं। वो सोचती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ज़्यूस को जिम्मेदार माना जाता तो शायद आज हम बिजली का बल्ब भी न जला पाते। चिट्ठी में उसे यह भी बताया जाता है कि मिथ्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि वे लोगों की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल थे। जन्म, मृत्यु, युद्ध, शादी, प्यार, हर चीज में। सोफी को लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में झांक रही है, जहां इमेजिनेशन और बिलीफ मिलकर रियलिटी बनाते थे। वह अपने घर की किताबों को पलटती है और ग्रीक मिथोलॉजी की एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें उसे प्रोमीथियस की कहानी मिलती है, जिसने इंसानों के लिए आग चुराई थी। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि किस तरह इन कहानियों ने इंसानों को सेंचुरीज तक गाइड किया। लेकिन साथ ही सोफी अब सवाल भी उठाने लगती है, क्या यह सब सच था या सिर्फ इमेजिनेशन? और फिर वह सोचती है कि क्या आज के मॉडर्न लोग भी कुछ ऐसे ही मिथ्स में जी रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वे आज की भाषा और टेक्नोलॉजी में ढले हुए हैं। इस सोच में वह डूब जाती है और उसे यह एहसास होता है कि शायद फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम पुरानी कहानियों से सवाल पूछना शुरू करते हैं। चैप्टर के अंत में सोफी को एक और चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, फिलॉसफी बिगिंस वेयर मिथ एंड्स। ये लाइन उसे चौंका देती है, लेकिन साथ ही एक दरवाजा खोल देती है एक नई सोच की तरफ। वो समझ जाती है कि अब जो आगे आएगा वो और भी ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला होगा। सोफी अब धीरे धीरे उस अनदेखे टीचर की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर रही थी। इस बार जो चिट्ठी उसे मिलती है, उसमें लिखा होता है कि अब वह उन पहले थिंकर्स के बारे में पढ़ेगी जिन्हें नेचुरल फिलॉसफर्स कहा जाता है। ये वे लोग थे जो मिथ्स से हटकर नेचर को साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे,
बिना किसी देवी देवता को बीच में लाए। सोफी को लगता है जैसे वह इतिहास में बहुत पीछे जा रही है, एक ऐसे समय में जहां लोग पहली बार ये सोचने लगे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। पहले फिलोसोफर का नाम आता है थेलीस, जो मानता था कि सारी चीजें पानी से बनी हैं। फिर अनाक्सिमेंडर और अनाक्सिमेनेस आते हैं, जिनका मानना था कि सब कुछ एक बुनियादी तत्व से बना है, जैसे हवा या कोई अनडिफाइंड सब्सटेंस। सोफी ये सोचकर हैरान रह जाती है कि ये लोग बिना किसी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या लैब के इतना डीप सोच रहे थे। वह महसूस करती है कि इन थिंकर्स में कॉमन बात ये थी कि वे नेचर के पैटर्न को समझना चाहते थे, कि दिन रात क्यों होता है, मौसम कैसे बदलते हैं और चीज़ें आखिर कैसे जन्म लेती हैं। उन्हें विश्वास था कि इन सब फिनोमेना के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और यही सोच उन्हें मिथोलॉजी से अलग करती थी। सोफी अब अपने आसपास की चीज़ों को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देती है। पानी के बहाव, हवा की हलचल, मिट्टी का रंग, हर चीज़ जैसे कुछ कह रही थी। वह अपने आप से पूछती है कि अगर थेलीस सही था और सब कुछ पानी से बना है, तो क्या वो खुद भी पानी है, या फिर उसकी सोच? वह सोचने लगती है कि शायद यही सवाल उसे उस दुनिया में ले जाएगा जहां फिलॉसफी जिंदा रहती है। उसे ये भी पता चलता है कि ये थिंकर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व करना, अनुमान लगाना और लॉजिक लगाना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर साइंस की नींव बना। अंत में सोफी को एहसास होता है कि मिथ्स को पीछे छोड़कर रीजन की ओर बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी थी। वह खुद को एक ऐसे सफर में पाती है जहां अब उसके पास सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की एक नई भाषा भी है, फिलॉसफी की। सोफी अब फिलॉसफी के उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां थिंकर्स ने नेचर को समझने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ रीजनिंग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस बार उसकी चिट्ठी में जिक्र था डेमोक्रिटस नाम के फिलॉसफर का, जिसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बना, और वो था एटम का विचार। सोफी को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि एटम का आइडिया कोई साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक फिलॉसफर ने सबसे पहले दिया था। डेमोक्रिटस ने कहा था कि दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे, अदृश्य और इंडिविजिबल कणों से बनी है, जिन्हें उसने एटोमोस कहा। उसका मानना था कि ये एटम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं और ये ही हर चीज की रियलिटी है। इन एटम्स का कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होता, लेकिन जब ये मिलते हैं तो चीजों का आकार, रंग और गुण बनते हैं। सोफी इसे सोचती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर सोचने लगती है कि क्या सच में हर चीज इतनी छोटी इकाइयों से बनी हो सकती है? क्या वो खुद भी एटम्स से बनी है? उसे लगता है कि यह सोच एकदम मैजिकल होते हुए भी लॉजिकल लग रही है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेमोक्रिटस का यह भी मानना था कि कोई सुपरनैचुरल पावर चीजों को कंट्रोल नहीं करती, सब कुछ नेचर के नियमों के अनुसार होता है। यानी वह एक मटीरियलिस्ट था जो मानता था कि सिर्फ मैटर ही रियल है। सोफी को यह विचार बहुत रेडिकल लगता है, क्योंकि वह ऐसी दुनिया में जी रही है जहां लोग अभी भी किसी इनविजिबल ताकत पर विश्वास करते हैं। लेकिन डेमोक्रिटस इन सब से अलग सोचता था। वह कहता था कि आत्मा भी छोटे एटम से बनी होती है, और जब इंसान मरता है तो वो एटम्स फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं। सोफी को यह सब कुछ पढ़ते हुए लगता है जैसे वह एक साइंस फिक्शन पढ़ रही है, लेकिन ये सब 2400 साल पहले की बातें थीं। वह अब खुद को एक ऐसी राह पर पाती है जहां उसके सारे पुराने बिलीफ हिलने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि फिलॉसफी न सिर्फ सोचने का तरीका बदलती है, बल्कि वो हमारी पूरी रियलिटी को नए नजरिए से दिखाती है। डेमोक्रिटस का विचार सिंपल होने के बावजूद बहुत गहरा था, और सोफी को लग रहा था कि वो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि धीरे धीरे दुनिया को एक नए तरीके से देखना सीख रही है। सोफी अब ऐसे सवालों की तरफ बढ़ रही थी जो इंसान को सदियों से परेशान करते आए हैं। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है,
या हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इस बार उसे जो चिट्ठी मिलती है उसमें फेट यानी भाग्य के बारे में चर्चा होती है। उसे बताया जाता है कि प्राचीन यूनान में लोग मानते थे कि इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है और कोई भी व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता। यह सोच फेट की देवियों से जुड़ी थी, जिन्हें द फेट्स कहा जाता था। ये 3 बहनें थीं जो जीवन की डोरी को बुनती थीं, काटती थीं और उसकी लंबाई तय करती थीं। सोफी ये पढ़कर चौंक जाती है कि कैसे लोगों को लगता था कि उनका जीवन पूरी तरह से इन अदृश्य ताकतों के कंट्रोल में है। लेकिन साथ ही उसे यह भी पढ़ने को मिलता है कि कुछ फिलोसोफर्स ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने सवाल उठाया, अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान का जिम्मेदार होना क्या मायने रखता है? क्या हम सिर्फ पपेट्स हैं? सोफी को यह सवाल बहुत पर्सनल लगते हैं। वह सोचती है, क्या मेरा स्कूल जाना, ये चिट्ठियां मिलना, ये सब किसी प्लान का हिस्सा है, या मैं खुद अपनी चॉइसेस से यह रास्ता चुन रही हूं? इस सोच में डूबी सोफी अपने घर के पास बने एक पुराने चर्चयार्ड में जाती है और वहां अकेले बैठकर सोचने लगती है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो सब कुछ चला रही है। उसे ग्रीक ट्रेजेडी की कहानियां याद आती हैं, जहां कैरेक्टर्स भाग्य से भाग नहीं सकते थे, चाहे वे कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन वह फिर सोचती है कि फिलॉसफी शायद हमें यह सिखाने आई है कि सवाल पूछने का हक हमें है और शायद भाग्य को भी बदला जा सकता है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि बाद में कुछ फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने यह सोचना शुरू किया कि इंसान के पास फ्री विल भी है, यानी वह खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है। सोफी यह जानकर थोड़ी राहत महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अब उस एज पर खड़ी है जहां मिथोलॉजी, फिलॉसफी और रियल लाइफ आपस में मिल रहे हैं। फेट अब उसके लिए कोई डरावना कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया है, और यही सवाल उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोफी अब फिलॉसफी की दुनिया में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक ऐसा थिंकर मिलता है जिसने न सिर्फ अपने जमाने की सोच को बदला, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी सवाल पूछने का तरीका सिखा दिया, और वह था सुकरात। इस बार सोफी को जो चिट्ठी मिलती है उसमें सुकरात के जीवन और विचारों के बारे में बताया गया था। सोफी को पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस नाम के शहर में रहता था और उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी। वह बस लोगों से बातें करता था, गली में, बाजार में, जहां भी वह लोगों को देखता उनके साथ बातचीत शुरू कर देता। उसका तरीका अलग था। वह खुद कुछ भी नहीं सिखाता था, बल्कि सिर्फ सवाल पूछता था ताकि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। सोफी को यह तरीका बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि उसे भी अब लगने लगा है कि सच्चे आंसर्स वही होते हैं जो इंसान खुद ढूंढे। सोक्रेटिस का यह मानना था कि ज्ञान वही है जो इंसान अपने अंदर से खोजे, न कि कोई बाहर से थोपे। लेकिन इस सोच ने एथेंस के कई ताकतवर लोगों को परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि सोक्रेटिस युवाओं को भटका रहा है, उन्हें अथॉरिटी से सवाल पूछना सिखा रहा है। सोफी यह जानकर बहुत दुखी होती है कि सोक्रेटिस को आखिरकार जहर पीने की सजा दी गई, और उसने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। उसने कहा था कि एक बिना जांची परखी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। सोफी इस बात से बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि सुकरात न केवल एक फिलोसोफर था, बल्कि एक सच्चा इंसान भी था जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जान देने को भी तैयार था। उसे सुकरात की आयरनी और सोक्रेटिक मेथड के बारे में भी पता चलता है, कैसे वह दूसरों से ऐसा सवाल करता था जिससे वे खुद अपने इग्नोरेंस को पहचान सकें। यह सब सोफी के लिए बहुत आई ओपनिंग होता है। वह खुद भी अब दूसरों से बात करते हुए सवाल पूछने लगी है। उसे लगने लगा है कि शायद फिलॉसफी का असली मतलब यही है, सोचते रहना, सवाल करते रहना, और कभी यह न मानना कि आपने सब कुछ जान लिया है। सोक्रेटिस की कहानी अब सोफी के दिमाग में गूंजती रहती है, और वह अपने आप से वादा करती है कि वह भी कभी सोचने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो। सोफी अब एक नई चिट्ठी पढ़ रही थी जो उसे ले जाती है प्राचीन ग्रीस के एक मशहूर शहर
एथेंस में। ये वही शहर था जहां सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान फिलोसोफर्स रहते थे और जहां दुनिया की पहली डेमोक्रेसी भी जन्मी थी। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि एथेंस कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कला, विचार और पॉलिटिक्स का मेल होता था। चिट्ठी में उसे बताया गया था कि एथेंस में हर व्यक्ति को सभा में जाकर बोलने का हक था और यही लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ फ्री मैन के लिए थी। महिलाओं, गुलामों और बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं थे। सोफी इसे सोचते हुए समझती है कि हर सभ्यता की कुछ सीमाएं होती हैं, भले ही वह कितनी भी उन्नत क्यों ना हो। एथेंस में ही सुकरात ने अपने विचार फैलाए, प्लेटो ने अपनी एकेडमी शुरू की और एरिस्टोटल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए साइंस और लॉजिक की नींव रखी। सोफी को यह भी बताया गया कि एथेंस की गलियां, ओपन मार्केट्स और पब्लिक प्लेसेस उन विचारों से भरपूर थे जो आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है। वहां हर कोई डायलॉग, डिस्कशन और लॉजिक को महत्व देता था। सोफी खुद को उस एथेंस की गलियों में इमेजिन करती है, जैसे वह भी प्लेटो की क्लास में बैठी है या एरिस्टोटल के साथ नेचर को ऑब्जर्व कर रही है। उसे एहसास होता है कि सोचने की आज़ादी और सवाल पूछने की ताकत किसी भी सभ्यता की असली पहचान होती है। चिट्ठी में उसे ग्रीक मिथोलॉजी और फिलॉसफी के मिलने के बिंदु भी समझाए जाते हैं। कैसे लोग पहले गॉड्स को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे फिलोसोफर्स ने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को तवज्जो देना शुरू किया। सोफी के लिए यह सब बहुत मैजिकल लगता है, जैसे वह एक टाइम मशीन में बैठकर उस दौर में जा रही हो जहां विचारों की क्रांति हो रही थी। उसे समझ आता है कि एथेंस केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक ऐसा विचार जहां इंसान ने पहली बार खुद को यूनिवर्स का पार्ट मानकर सोचने की शुरुआत की। अब सोफी न केवल एक पढ़ने वाली लड़की रह गई थी, बल्कि वह भी धीरे धीरे एक थिंकर बन रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी एथेंस के रास्तों पर चलने वाले लोग बनते थे। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने सुकरात के आइडियाज को ना सिर्फ बचाकर रखा, बल्कि उन्हें और भी आगे बढ़ाया, प्लेटो। चिट्ठी में उसे प्लेटो के जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से बताया गया था। सोफी को यह जानकर अच्छा लगता है कि प्लेटो सुकरात का स्टूडेंट था और उसने सुकरात की टीचिंग्स को डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा। इन डायलॉग्स में सुकरात एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था। सोफी पढ़ती है कि प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया है, आइडियाज या फॉर्म्स की दुनिया, जहां हर चीज का परफेक्ट वर्जन मौजूद होता है। यानी अगर हम किसी चेयर को देखते हैं तो वो एक इम्परफेक्ट चेयर है, लेकिन असली और परफेक्ट चेयर आइडियाज की दुनिया में है। यह सोच सोफी को बहुत ही अलग और गहरी लगती है। उसे लगता है जैसे यह बात सपनों की तरह है, मगर उसमें कुछ सच्चाई भी छुपी है। प्लेटो का यह भी मानना था कि हमारा सोल पहले से ही उन परफेक्ट फॉर्म्स को जानता है, लेकिन जब वह इस फिजिकल दुनिया में आता है तो सब भूल जाता है। सीखना मतलब उन चीजों को फिर से याद करना होता है। यह सोच सोफी को बहुत फैसिनेट करती है। वह सोचती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे अंदर पहले से होता है? प्लेटो के एलिगोरी ऑफ द केव ने सोफी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसमें यह बताया गया था कि हम सब एक केव में रहते हैं, जहां हम सिर्फ शैडोज देखते हैं और उन्हें ही रियलिटी समझते हैं, लेकिन असली दुनिया उससे बाहर है, जहां लाइट और ट्रूथ है। और फिलॉसफर वही होता है जो उस केव से बाहर जाता है और फिर दूसरों को भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। सोफी इस एलिगोरी को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगती है। उसे लगता है जैसे वह भी अब तक शैडो वर्ल्ड में थी और अब फिलॉसफी उसे बाहर की रोशनी की तरफ खींच रही है। प्लेटो की एकेडमी और उसका शिक्षा पर जोर सोफी को इंस्पायर करता है। प्लेटो का यह विश्वास कि रूलर को फिलॉसफर होना चाहिए, फिलॉसफर किंग, सोफी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आज की दुनिया में ऐसा मुमकिन है। प्लेटो की सोच ने सोफी के लिए सच और इल्यूजन के बीच की बाउंड्रीज को हिला दिया था। अब उसे लगने लगा था कि फिलॉसफी सिर्फ सोचने का विषय नहीं,
बल्कि देखने का एक नया तरीका है, एक नई नज़र जो चीज़ों की गहराई तक पहुंच सकती है। सोफी एक दिन स्कूल से लौटते हुए फिर से अपने गार्डन के पास वाले पुराने रास्ते से जाती है। वहां उसे एक नई चिट्ठी मिलती है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। चिट्ठी सोफी के नाम की नहीं होती, बल्कि किसी हिल्डे म्यूलर क्नाग नाम की लड़की के लिए होती है। सोफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये चिट्ठी गलती से यहां कैसे आ गई। जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें वही जाना पहचाना अंदाज होता है, जैसे पहले वाली फिलॉसफी चिट्ठियों में था। लेकिन अब उसमें लिखा है कि यह चिट्ठी मेजर एल्बर्ट क्नाग की तरफ से उनकी बेटी हिल्डे के लिए है। सोफी पहली बार महसूस करती है कि शायद वो अकेली नहीं है जिसे ये सारे मैसेज मिल रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं वो खुद किसी और की कहानी का हिस्सा तो नहीं। वो सोच में डूब जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की इमेजिनेशन या राइटिंग का हिस्सा है। ये सोचकर उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा होते हैं। इस चैप्टर में पहली बार हिल्डे और मेजर क्नाग का जिक्र आता है, जो बाद में कहानी की पूरी दिशा बदल देते हैं। सोफी अब जान चुकी है कि ये एक सिंपल फिलॉसफी कोर्स नहीं है। उसके आसपास कुछ और बड़ा चल रहा है, कुछ मिस्टीरियस, कुछ डीपर। अब उसकी तलाश सिर्फ विजडम की नहीं, अपनी आइडेंटिटी की भी है। सोफी इस बार अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर उस रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे एक पुराने सुनसान से घर की तरफ ले जाता है। वो है द मेजर्स कैबिन। उसने इस जगह के बारे में पहले कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब यह कैबिन उसके दिमाग में घर कर गया था। रास्ते में उसे एक छोटा सा गेट और एक पाथ दिखाई देता है जो जंगलों से होकर उस केबिन तक पहुंचता है। सोफी डरते डरते अंदर जाती है और उसे वहां एक अजीब सा माहौल महसूस होता है, जैसे वहां कोई मौजूद है या कुछ उसके लिए छोड़ा गया है। केबिन के अंदर वह चारों तरफ देखती है, धूल भरे फर्नीचर, पुराने कागज और एक टेबल जिस पर कुछ सामान पड़ा है। सोफी को वहां कुछ पर्सनल चीजें मिलती हैं, जैसे किसी ने उन्हें वहां खास तौर पर उसके लिए छोड़ा हो। सबसे अजीब बात यह होती है कि वहां उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसी से जुड़ी होती हैं। एक पोस्ट कार्ड, उसके नाम पर चिट्ठी और एक सफेद स्कार्फ जैसा कुछ, जो सोफी को कंफ्यूज कर देता है कि क्या कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। वह सोचती है, क्या यह वही अल्बर्टो है जो उसे ये चिट्ठियां भेज रहा है, या कोई और व्यक्ति भी इस कहानी में शामिल है। कैबिन में उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, एक शांत गूढ़ सी खामोशी जो उसे फिलॉसफी की दुनिया से भी ज्यादा गहराई में ले जाती है। सोफी कैबिन को गौर से देखती है और उसे लगता है कि यहां सब कुछ सिंबॉलिक है। शायद ये कोई संकेत है किसी बड़े रहस्य का। जब वह कैबिन से निकलती है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। कौन है ये मेजर? क्या वह भी उसी की तरह एक पजल का हिस्सा है? क्या यह कैबिन सिर्फ एक जगह है या किसी और बड़े फिलोसॉफिकल मैसेज का हिस्सा? लेकिन सोफी अब इन सवालों से डरती नहीं है। वह उन्हें अपनाती है, क्योंकि अब वह खुद को एक डिटेक्टिव की तरह महसूस करने लगी है, एक ऐसी सीकर जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सच्चाई की खोज में है। द मेजर्स कैबिन अब उसके लिए सिर्फ एक केबिन नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है, मिस्ट्री, आइडेंटिटी और पर्पस की खोज का सिंबल। सोफी अब एक नए फिलॉसफर से मिलती है, एरिस्टोटल, जो प्लेटो का स्टूडेंट था लेकिन अपनी सोच में उससे बिल्कुल अलग था। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि जहां प्लेटो ने दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिया था, एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरी आइडियाज की वर्ल्ड, वहीं एरिस्टोटल ने माना कि यहीं इस फिजिकल दुनिया में ही सच्चाई छिपी है। एरिस्टोटल के लिए चीजों को समझने का तरीका था उन्हें ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और कैटेगराइज करना। चिट्ठी में सोफी को बताया गया कि एरिस्टोटल ने नेचर, एनिमल्स, लॉजिक, पोएट्री, एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे ढेर सारे विषयों पर गहराई से काम किया था। उसे यह भी समझाया गया कि एरिस्टोटल ने चीजों को फॉर्म और सब्सटेंस में बांटा, यानी कोई भी चीज कैसी दिखती है, फॉर्म,
और असल में बनी किससे है, सब्सटेंस। सोफी को यह तरीका बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक लगता है, जैसे वह किसी लैब में बैठकर चीजों की स्टडी कर रही हो। उसे यह भी समझ आता है कि एरिस्टोटल ने 4 कारणों, कॉजेस का कॉन्सेप्ट दिया था। किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि वह किससे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पर्पस क्या है और वह कैसे बनी। यह तरीका सोफी को बेहद सिस्टमैटिक लगता है। एरिस्टोटल का मानना था कि नॉलेज अनुभव से आता है, यानी हम जो कुछ सेंसेस से महसूस करते हैं वही हमारी अंडरस्टैंडिंग की नींव है। यह प्लेटो के विचारों से बिल्कुल उलटा था, जिसने कहा था कि सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोफी को अब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि फिलॉसफी में कोई एक फाइनल ट्रूथ नहीं होती, बल्कि हर फिलॉसफर अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार दुनिया को अलग अलग ढंग से समझाता है। एरिस्टोटल ने एथिक्स पर भी जोर दिया। उसका बिलीफ था कि इंसान का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, और वो तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी नेचर के अनुसार जिए। वह कहता है कि इंसान को बैलेंस या गोल्डन मीन में रहना चाहिए, न ज्यादा न कम। सोफी के लिए यह सब बेहद फ्रेश लगता है, जैसे वह सिर्फ सोच नहीं रही बल्कि एक नई तरह से जीना भी सीख रही है। एरिस्टोटल की इस ग्राउंडेड लॉजिकल थिंकिंग ने सोफी को प्लेटो की ड्रीमी आइडियलिज्म से बिल्कुल अलग एक रियल वर्ल्ड की तरफ खींच लिया, जहां चीजें सपनों में नहीं बल्कि हर दिन के अनुभव में छुपी होती हैं। सोफी अब ग्रीक फिलॉसफी के एक नए दौर में प्रवेश करती है, हेलेनिज्म। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद फिलॉसफी ने एक नया रास्ता अपनाया, जहां विचार अब सिर्फ ट्रूथ और लॉजिक तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसान की पर्सनल लाइफ, इमोशन और इनर पीस पर भी जोर दिया जाने लगा। सोफी को बताया गया कि हेलेनिज्म का समय लगभग 300 साल तक चला और इसका असर पूरे ग्रीक और रोमन वर्ल्ड में फैला। ये वो समय था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से ग्रीक कल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा था और लोग कई नए चैलेंजेस और बदलावों का सामना कर रहे थे। इसी समय फिलॉसफी भी और पर्सनल हो गई। अब सवाल था कि कैसे जिएं? सोफी को बताया गया कि इस दौर की फिलॉसफी 3 मुख्य स्कूल्स में बंटी थी, स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म और सिनिसिज्म। सिनिक्स का मानना था कि हैप्पीनेस चीजों से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से मिलती है। वे लोग सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे, जैसे कि डायोजनीस, जिसने पूरी जिंदगी एक बैरल में रहकर गुजारी। एपिक्यूरियंस का मानना था कि प्लेजर सबसे अल्टीमेट गोल है, लेकिन वो प्लेजर को एंजॉयमेंट या लग्जरी नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम फ्रॉम फियर कहते थे। सोफी को यह सोच बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि सच्चा सुख डर और दुख से मुक्ति में है, ना कि वेल्थ या सक्सेस में। फिर आते हैं स्टोइक्स, जिन्होंने माना कि नेचर के लॉ के अनुसार जीना चाहिए और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। उनके लिए हर चीज प्री डिटरमिन्ड थी और खुशी का रास्ता है एक्सेप्टेंस। सोफी को स्टोइक्स का यह एटीट्यूड बहुत मैच्योर लगता है कि दुख या तकलीफ से घबराने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे अब यह समझ आने लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर और गहराई से समझने का तरीका है। अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि हेलेनिस्टिक फिलॉसफर्स ने ईस्टर्न आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस लिया, जैसे इंडिया और पर्शिया की टीचिंग से। इसने सोफी को और उत्साहित कर दिया। उसे लगा कि अब वो सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को जान रही है। हेलेनिज्म का यह प्रैक्टिकल और इमोशनल रूप सोफी के मन में एक नया सवाल छोड़ देता है। क्या फिलॉसफी हमें केवल सिखाने के लिए है या सच में हमारी जिंदगी बदलने के लिए?